विश्व में मानवता, शांति और भाईचारा का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध भारत में शिक्षा और सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत, पिछड़े समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फूले साहब और पिछड़े समाज में पैदा होने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता और इस देश ही नहीं दुनिया में करोड़ों करोड़ों असहायों, वंचितों और शोषितों के मसीहा, नारियों के उद्धारकर्ता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले वामसेव BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर श्री काशीराम साहब के साथ साथ इस देश में समतामूलक समाज और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद धर्मगुरु पूज्य बंते जी और मंचासीन हमारी पार्टी के बहुत ही होनहार युवा और संघर्षशील जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्रद्धेय रतनदीप सिंह जी, इस मौके पर मौजूद अलीगढ़ जिला पंचायत सदस्य और आपके ही बीच के, आपके ही पड़ोसी श्रद्धेय विकास शर्मा जी, हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, बहुत पुराने साथी जनाब शाह अख्तर जी, हमारी पार्टी के विधानसभा के कोषाध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील साथी श्रद्धेय लवकुश शर्मा जी, हमारी पार्टी के विधानसभा के प्रभारी श्रद्धेय देवेंद्र सिंह जी, इस विधानसभा के बहुत ही जुझारू विधानसभा अध्यक्ष महेश छोकर जी और मंच पर विराजमान आपके इस गांव के प्रधान श्रद्धेय राजकुमार सारस्वत जी और उनके बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर सारस्वत जी एडवोकेट जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी मानवेंद्र प्रताप जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहुत ही कैडराइज परिवार से ताल्लुक रखने वाले, जिनके पिताजी ने हमें भी संरक्षण दिया, हमें भी कैडर देने का काम किया और उनकी वजह से हम लोग भी आगे बढ़े। आदरणीय श्री अशोक कुमार बौद्ध जी के सुपुत्र सनी बौद्ध जी और यहाँ बैठे हुए आदर के योग्य आदरणीय कैलाश चंद जी, आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, आदरणीय संजीव कुमार जी, आदरणीय श्यामपाल सिंह जी, आदरणीय रिंकू सागर जी, आदरणीय गिरिराज किशोर जी, आदरणीय डॉक्टर महेश चंद जी, आदरणीय बनवारी लाल जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, आदरणीय विपिन कुमार जी, आदरणीय अरविंद कुमार जी, आदरणीय साहब सिंह जी, आदरणीय उदयवीर सिंह जी, आदरणीय पप्पू सिंह जी, आदरणीय सूरजपाल जी, आदरणीय दिनेश कुमार जी, श्री महेश कुमार जी, श्रद्धेय धर्मवीर सिंह जी, श्रद्धेय विमल प्रकाश जी, श्रद्धेय भोगपाल सिंह जी, श्रद्धेय देशराज सिंह जी, श्रद्धेय शिवदयाल सिंह जी,
श्रद्धेय सत्यप्रकाश सिंह जी, श्रद्धेय धर्मवीर सिंह जी, श्रद्धेय दीनदयाल सिंह जी, श्रद्धेय सत्तो राम सिंह जी, श्रद्धेय मुकेश कुमार जी, श्रद्धेय हरिओम सिंह जी, श्रद्धेय भोला भाई, श्रद्धेय बाबूलाल नेताजी, श्रद्धेय डब्बू, ये तो बोल दिया मैंने, शेखर वकील साहब, सब बोल दिए। और साथ ही साथ जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, ऐसे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, सम्मानित साथियों और ओम प्रकाश बेधड़क जी की गायन मंडली और सभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों, सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले जिनकी आज हम 135वीं जयंती मना रहे हैं, दुनिया में ज्ञान के प्रतीक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस आयोजित कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने में सक्षम हों। सम्मानित साथियों, आज गांव एचना में 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल में आज हम गांव एचना में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये बाबा साहब की जयंती केवल एचना में नहीं मनाई जा रही है, केवल जनपद अलीगढ़ में ही नहीं मनाई जा रही है, केवल उत्तर प्रदेश और भारत में ही नहीं मनाई जा रही है, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इस देश और दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिनकी जयंती दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर मनाई जाती हो। ये मुख्तार सिंह जी बैठे हैं क्या? सम्मानित साथियों, अभी हमारे छोटे भाई बता रहे थे कि 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, लेकिन आज तो 27 अप्रैल है। आज भी हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 14 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने अप्रैल में और जरूरत पड़े तो मई में भी हम बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की जयंती, किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन केवल एक दिन मनाया जाता है, लेकिन दुनिया में विरले महापुरुष हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी जयंती हम अप्रैल में भी मनाते हैं और मई में भी मनाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, क्यों मनाते हैं? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में, देश ही नहीं दुनिया में उतना काम किया है जिसको याद किया जाए उतना कम है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जब चुनाव आते हैं तो तमाम पार्टियों के लोग आपके बीच में आते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो लोग धन्ना सेठ पूंजीपति परिवार में पैदा हुए, राजमहल और राजघराने में पैदा हुए, बड़े बड़ी कोठी और बंगलों में पैदा हुए, जो लोग बड़े बड़े जमींदार और सामंतवादी परिवार में पैदा हुए, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज लेकर के गांव की गलियों में भी वो घूमते हैं और गरीब के सामने जब जाते हैं, गरीब के हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं। सम्मानित साथियों, उस गरीब का सीना चौड़ा हो जाता है कि आज इतना बड़ा आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा है और मुझसे हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहा है। सम्मानित साथियों, अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता तो क्या कोई धन्ना सेठ पूंजीपति राजमहल राजघराने में पैदा होने वाला व्यक्ति किसी गरीब के दरवाजे पर जाता? जब बताइए, जाता? नहीं जाता। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सभी भारत के नेता कह रहे थे
कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन अकेले बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, ए अंग्रेजों भारत तो छोड़ो, लेकिन भारत को छोड़ने से पहले इस देश के गरीबों को भी बराबर का हक दे करके जाओ, बराबर का अधिकार दे करके जाओ। आपका तो ये पूरा देश गुलाम है, अंग्रेजों का तो पूरा देश गुलाम है, लेकिन इस देश में चालाक लोग हैं जिन्होंने इस देश के गरीबों को गुलाम बना रखा है, इसलिए उनको भी बराबर का हक दे करके जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात मानते हुए अंग्रेजों ने इस देश में 2 कमीशन बनाए। पहला कमीशन था 1926 में, लॉर्ड लुथियन कमीशन। वो जांच करने के लिए जैसे ही आया तो कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम दूषित मानसिकता के लोगों ने उसका विरोध किया और वो वापस चला गया, जांच नहीं कर पाया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर अंग्रेजों पर दबाव बनाया, तो फिर अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनाया, 1928 में भारत में आया। उस कमीशन के मेंबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भारत के लोगों को बहकाया कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, साइमन गो बैक, वापस जाओ, जबकि उसके सदस्य बाबा साहब अम्बेडकर थे। सम्मानित साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने, तमाम जनसंघ के नेताओं ने ये तो कहा कि वापस जाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि वापस क्यों जाएं। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, ये बताने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, जब साइमन कमीशन के अधिकारी जब भारत में जगह जगह जा रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही मालूम रहता था कि कौन से गांव, कौन सी बस्ती में जा रहे हैं। तो उनसे पहले रात में ही बाबा साहब अम्बेडकर उन बस्तियों में चले जाते थे, उन गांव में चले जाते थे और गांव के गरीबों को समझाते थे, ए गरीब लोगों, आप हकीकत को बता देना कि आपके ऊपर जुर्म और जाति होती है, अन्याय और अत्याचार होता है, भेदभाव आपके साथ होता है, आप अंग्रेजी कमीशन के सामने बता देना। तो जिन जाति के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हुए ये स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर जुर्म और जाति अन्याय अत्याचार होता है, तो उनकी एक सूची बनाई गई, वो सूची अनुसूची कहलाई, और उस अनुसूची में जो जातियां आई वो अनुसूचित जातियां कहलाई। सम्मानित साथियों, जो गांव से बाहर जंगल में पहाड़ों पर रहते थे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहलाए, वो आदिवासी कहलाए। और सम्मानित साथियों, पिछले समाज के लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत समझाने का काम किया, लेकिन उनको तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने बहकाया कि पिछड़े लोगों, अगर आप अम्बेडकर की बातों में आए तो हम आपका भी बहिष्कार कर देंगे। इस डर की वजह से पिछले समाज के लोगों ने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना। साइमन कमीशन ने सारी रिपोर्ट लंदन में भारत सरकार को सौंपने का काम किया, क्योंकि भारत की सरकार लंदन से चलती थी उस समय। तो अंग्रेजों ने भारत के नेताओं को 1930 में, 1931 में और 1932 में 3 बार लंदन बुलाया, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। वहां पर बहुत बहस हुई, चर्चा हुई। तो सम्मानित साथियों, तीनों बार की चर्चा के बाद निकल करके आया, रिजल्ट आया, परिणाम आया 18 अगस्त 1932 को। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला। पहले हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं था, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला। इस देश में रहने वाले एससी और एसटी समाज के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला। ये आरक्षण का अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, इनके पुरखों ने नहीं दिया। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार हम सबको 18 अगस्त 1932 को मिला। और एक सबसे बड़ा अधिकार मिला, वोट का अधिकार। कौन सा अधिकार? जोर से आप लोग बताइए, कौन सा अधिकार? वोट का अधिकार। जब वोट पर चर्चा हो रही थी, वोट के अधिकार पर चर्चा हो रही थी, तो अंग्रेजों ने कहा था, ए भारत के नेताओं, आप सब लोग चाहते हो कि हम आपका देश छोड़ दें, तो पहले ये बताइए कि हमारे जाने के बाद इस देश को कैसे चलाओगे? तो सारे भारत के नेता बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ देखने लगे।
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ए अंग्रेजों, आपके जाने के बाद हम इस देश को टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अर्थात डेमोक्रेसी, हिंदी में कहते हैं जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए, अर्थात लोकतंत्र के आधार पर देश चलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके लिए तो आपको अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे, विधायक और सांसद चुनने पड़ेंगे। तो कैसे चुनेंगे? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वोट के आधार पर चुनेंगे। वोट कौन डालेगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले जो दूषित मानसिकता के लोग दूसरी पार्टियों के थे, तमाम रियासतों के राजा थे, उन्होंने कहा कि भारत में वोट डालने का अधिकार केवल जमींदारों को होगा, केवल जमींदारों को होगा। बाबा साहब ने कहा यह नहीं चलेगा। तो फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि फिर भारत में वोट डालने का अधिकार उनको होगा जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, जो बी और बीएससी पास हैं, जो 14वीं पास हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। बाबा साहब ने कहा कि मेरे गरीबों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि भारत में फिर वोट डालने का अधिकार उनको होगा जो इनकम टैक्स दे रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यह भी नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में इन कांग्रेस और बीजेपी के पुरखों की एक नहीं चलने दी और अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाते हुए उन्होंने कहा, एक कांग्रेस और बीजेपी तो उस समय नहीं थी, लेकिन उनके पुरखे आरएसएस के रूप में थे, उनके पुरखे कांग्रेस के रूप में थे। कांग्रेस में से बना जनसंघ, जनसंघ में से बनी जनता पार्टी, जनता पार्टी में से बनी भारतीय जनता पार्टी। इस देश में सारी पार्टियां कांग्रेस में से बनी हैं, चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोक दल हो, ये सब उसी में से बने हैं। सम्मानित साथियों, तो उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए दूषित मानसिकता के लोगों, जिस तरह से आप लोगों ने भारत में इन गरीबों को हजारों साल से शिक्षा, धन और धरती से वंचित रखने का काम किया है, उसी तरह से आप इनको वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हो, जो हरगिज नहीं होगा और मेरे रहते हुए नहीं होगा। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने इन दूषित मानसिकता के लोगों की एक नहीं चलने दी और अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाते हुए इस देश में रहने वाले हर धर्म, हर जाति के लोग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने का काम किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई न लड़ी होती, अगर ये अधिकार ना दिया होता, तो कोई भी धन्ना सेठ, पूंजीपति, राजमहल और राजघराने में बड़ी बड़ी कोठी और बंगलों में पैदा होने वाला व्यक्ति किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं जाता। सम्मानित साथियों, जो लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जो लोग छूना पसंद नहीं करते थे, धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, आपने उनको आपके पैर छूने के लिए मजबूर कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ए गरीब लोगों, मैंने आपको वोट का अधिकार तो दिया है। ये भी बात ध्यान से सुनना मेरी, वोट के अधिकार की बात तो सुनी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने और क्या कहा, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए मेरे गरीब लोगों, मैंने आपको बड़ी मुश्किलों से ये वोट का अधिकार तो दिया है, लेकिन इस वोट की रक्षा उसी तरह से करना जिस तरह से आप अपनी बहन और बेटी की इज्जत की रक्षा करते हो। कहीं आप शराब के लालच में आकर के, कहीं आप पैसे के लालच में आकर के, कहीं आप किसी के धमकाने में आकर के, कहीं आप किसी के बहकावे में आकर के इस वोट को खराब मत कर देना, बल्कि इस वोट का सही इस्तेमाल। ये वोट का अधिकार आपको ऐसे ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग शराब कोई पिला दे तो उसको वोट डाल देते हैं, कोई 500 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, 2000 रुपए दे दे तो वोट डाल देते हैं। कोई आपके इस पार्क के लिए 10,000 रुपए दे दे कि मैं इसमें कमरा बनवा दूंगा तो वोट डाल देते हैं। सम्मानित साथियों, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक ही वोटर बराबर कीमत। ये वोट अमूल्य है, ये बेचा नहीं जा सकता है। सम्मानित साथियों, इसके पीछे कभी आपने पढ़ा या सुना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की 5 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 5। उनमें से एक बची, 4, एक बेटी और 3 बेटा।
बाबा साहब अम्बेडकर के कोई 5 साल में, कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में सम्मानित साथियों दुनिया से चला गया। ये 4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, तब जाकर के हमें ये कपड़ा मिले हैं, तब जाकर के हमें ये मंच मिला है, तब जाकर के हमें ये कलम मिली है, तब जाकर के हमें वोट का अधिकार मिला है, तब जाकर के हम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी मिली है। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें जब वोट डालने जाएं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इनके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों की कुर्बानी भी है। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूंगा आप लोगों से, बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में बराबर का हक देकर के गए। पिछड़ों ने उस समय बात नहीं मानी, लेकिन पिछड़ों के लिए भी संविधान में आर्टिकल 340 में आरक्षण की व्यवस्था करके गए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके मानने वाले, उसके चलाने वाले लोगों की नीति और नीयत ठीक नहीं होगी तो अच्छा संविधान भी फेल हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मानित साथियों 26 नवंबर 1949 को संसद में कहा था। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मानित साथियों बराबर का हक देकर के गए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में संविधान को चलाने की जिम्मेदारी रही, अर्थात जिनकी सरकारें रही, उन लोगों ने संविधान के आधार पर देश नहीं चलाया। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई भूखा नहीं सो रहा होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई अनपढ़ नहीं होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो कोई बिना छत के नहीं होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो हर व्यक्ति को न्याय सुरक्षा सम्मान मिला होता। लेकिन इस देश की बेईमान सरकारों ने अमीरों के इशारे पर देश चलाया, इसीलिए भारत में अमीर और ज्यादा अमीर होते गए, गरीब और ज्यादा गरीब होते चले गए। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन लोगों ने संविधान में दिए हक हकूकों को लागू करने का काम नहीं किया। तो 15 मार्च 1934 को पंजाब की धरती पर मानवर काशीराम साहब पैदा हुए। 15 मार्च 1934 को पंजाब की धरती पर मानवर काशीराम साहब पैदा हुए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर DRDO में बाबा साहब मानवर काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे, डायरेक्टर थे। जब उन्होंने मानवर काशीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो उन्होंने संकल्प ले लिया, एक काशीराम, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा मिशन है इसको कौन पूरा करेगा। सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने कहा कि मैं किसी और के भरोसे क्यों रहूं, ये मुझे अपने कंधों पर लेना है। और मानवर काशीराम साहब अपनी नौकरी छोड़ करके अपने घर चले गए। अपने जब घर गए तो उनके माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा अधिकारी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम थी कि हमारा बेटा ने नौकरी छोड़ दी है। हमारा बेटा अधिकारी हो गया है, जवान भी है, अब इसकी हमें शादी कर देनी चाहिए। ये चिंतित रहता है, पता नहीं क्या सोचता है। लेकिन सम्मानित साथियों, एक दिन मानवर काशीराम जी की माता बिशन कौर, उन्होंने कहा कि बेटा काशीराम, हम आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। मानवर काशीराम साहब ने कहा, मां रुकिए। अंदर कमरे में गए और 24 पेज की चिट्ठी जो काशीराम साहब ने लिख रखी थी उसको माँ के हाथ में थमा दिया और माँ से कहा, ए माँ, मेरे लिए लड़की देखने की जरूरत नहीं है, आज के बाद काशीराम शादी नहीं करेगा। ए माँ, आज काशीराम घर छोड़ करके जा रहा है, आज के बाद घर वापस नहीं आएगा। ए माँ, आज के बाद काशीराम जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा है इसको पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का काम करेगा। और इस संकल्प के साथ काशीराम साहब निकल पड़े। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सब बाबा साहब की बात करो, काशीराम जी की बात क्यों कर रहे हो। फिर कहेंगे कि काशीराम जी की तो बात कर लो, लेकिन बहन मायावती की बात क्यों कर रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सम्मानित साथियों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, कांग्रेस ने तो मिटा दिए थे। जिनकी सरकारें रही उन्होंने उनका इतिहास मिटा दिया था।
उन्होंने किसी किताब में बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया गया। ये अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आज इस दुनिया में है तो मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी की वजह से। सम्मानित साथियों, जब मानवर काशीराम साहब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई, उन्होंने भारत के बड़े भूभाग का भ्रमण किया, गरीबों को समझाया। जब गरीबों को जगा रहे थे तो 1977 में बहुत सारे लोग तो पैदा नहीं हुए थे उस समय, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, वो पैदा नहीं हुए उस समय। 1977 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में मानवर काशीराम साहब को जानकारी हुई कि एक लड़की है, बहुत योग्य है, तेज तर्रार है, तो मानवर काशीराम साहब खुद चल करके बहन जी के घर गए, खुद चल करके गए और उन्होंने बहन जी से कहा कि मायावती आप क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। माननीय बहन जी ने जवाब दिया कि साहब मैंने MA BEd LLB किया है, मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक और IAS की तैयारी कर रही हूँ। मानवर साहब ने कहा कि IAS बनकर के आप क्या करेंगी। बहन जी ने जवाब दिया कि मैं IAS बनकर के DM बनूंगी और DM बनकर के मैं गरीबों की मदद करूंगी। मानवर साहब ने कहा मायावती जी शायद आपको जानकारी नहीं है कि DM की अपनी कोई पावर नहीं होती है, DM तो सरकार का मुलाजिम होता है, DM तो सरकार का नौकर होता है, जो सरकार चाहती है वो DM को करना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप DM न बन करके सरकार में CM और PM बने, जिससे कि तमाम DM फाइल लेकर के आपके आगे पीछे चले। माननीय बहन जी की समझ में आ गया। माननीय बहन जी ने भी संकल्प ले लिया कि आज के बाद मायावती भी शादी नहीं करेगी, आज के बाद मायावती भी घर वापस नहीं आएगी और आज के बाद मायावती भी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का काम करेगी। इस संकल्प के साथ बहन जी भी मानवर काशीराम साहब के इस मूवमेंट में लग गए। सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप में किसी में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी बेटी को इस मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित कर दें? हर माँ बाप चाहता है कि जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हो उसके हाथ पे लेकर दें, उसकी शादी कर दें, उसको विदा कर दें, उसके घर भेज दें। हर बेटी का भी सपना होता है कि उसका भी अपना घरबार हो, उसके भी अपने बच्चे हो। लेकिन धन्य हो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और धन्य हो उनके माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को इस मिशन और मूवमेंट के लिए समर्पित करने का काम किया। मानी बहन जी 21 वर्ष की थी उस समय, 21 वर्ष की उस समय उन्होंने ये संकल्प लिया। आज 70 वर्ष की हो गई। जब से लेके और अब तक मानी बहन जी बिना रुके, बिना झुके, बिना थके इस मूवमेंट में लगी हुई हैं। सम्मानित साथी, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नेता बिक गए, बहुत सारे नेता डर गए, बहुत सारे नेता टूट गए, बहुत सारे नेताओं ने समझौता कर लिया, बहुत सारे नेताओं ने फायदा उठा लिया, लालच में चले गए। लेकिन धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इस दुनिया में कोई छैनी हथौड़ा नहीं, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमारी नेता को खरीद सके, झुका सके, हमारी नेता को डिगा सके। हमारी नेता आज भी सम्मानित साथी गरीबों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, मानवर काशीराम साहब जब गरीबों को जगा रहे थे तो उन्होंने नारा दिया था, ए गरीब लोगों आप जाग जाइए, और ललकार दिया था कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को। उनसे कहा, ए कांग्रेस और बीजेपी के लोगों, आप तो वोट तो गरीबों से लेते हो लेकिन सरकार अपनी बना लेते हो, उसके बाद गरीबों के यहाँ विकास नहीं कराते हो, गरीबों के दुख तकलीफ में शामिल नहीं होते हो। तो मानवर काशीराम साहब ने कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोगों को ललकारते हुए कहा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दे दिया, वोट गरीब का और राज अमीर का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दे दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने नारा दे दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उन्होंने नारा दे दिया,
जो गरीब की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उन्होंने नारा दे दिया, जब इस देश का गरीब जागेगा तो चोर लुटेरा भागेगा। उन्होंने नारा दे दिया कि हम आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से बनाएंगे सीएम और पीएम। उन्होंने नारा दे दिया, पहले धन और धरती बांटो, उसके बाद आरक्षण काटो। उन्होंने नारा दे दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने नारा दे दिया, रोजी रोटी जो दे ना सके, रोजी रोटी जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उन्होंने नारा दे दिया, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। उन्होंने नारा दे दिया, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। उन्होंने नारा दे दिया, जिस झंडे पर हाथी है वही हमारा साथी है। ये नारा मानवर काशीराम साहब ने देने का काम किया। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, जब ये नारे लग रहे थे तो दूसरी पार्टियों के लोग हंस रहे थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है, ये तो साइकिल से सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री वीपी सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री आडवाणी जी, ये तो हवाई जहाज से उड़ते हैं, उनकी होड़ ये साइकिल से कैसे करेगा? ये न 3 में न 13 में है। अभी बताया कि 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई मानवर काशीराम साहब और बहन जी ने। 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी बनी, गठन हुआ। अगर इस देश में कांग्रेस अच्छी पार्टी होती, अगर बीजेपी अच्छी पार्टी होती या कोई दीगर पार्टी अच्छी होती तो मानवर काशीराम साहब को बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सम्मानित साथियों, दूसरे लोगों ने मजाक बनाया तो मानवर काशीराम साहब 1989 में देश की लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो 3 सांसद बीएसपी के पहली बार में जीते, जिनमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से जीत करके आई, हरभजन सिंह लाखा पंजाब से जीत करके आए, रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से जीत करके आए, और उत्तर प्रदेश में 13 एमएलए जीत के आए पहली बार। तुक्का लग गया। मानवर काशीराम साहब ने मीडिया के लोगों को बुलाया। मीडिया के लोगों ने पूछा कि काशीराम जी हमें क्यों बुलाया है? तो मानवर काशीराम साहब ने कहा, ए मीडिया के बंधुओं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, जो दूसरी पार्टियों के लोग कहते थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है, आज मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज काशीराम 3 के रूप में पार्लियामेंट में है और 13 के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आज काशीराम 3 में भी है और 13 में भी है। सम्मानित साथियों, उसके बाद चुनाव हुए तो बीएसपी के 67 एमएलए जीते और 4.5 महीने के लिए 3 जून 1995 को बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना एक प्रदेश में साकार हो गया, चमत्कार हो गया, पूरी दुनिया हिल गई कि ये क्या हुआ, एक गरीब परिवार की दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती है। मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन इस पे सरकार नहीं चलेगी। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसे ही बहन जी को मुख्यमंत्री का हंटर मिला, कुर्सी मिली, आज भी सब लोग नजीर देते हैं कि सरकार तो बहन जी चलाना चाहती है। 4.5 महीने के लिए 1995 में, 6 महीने के लिए 1997 में दूसरी बार, फिर 2002 में 15 महीने के लिए तीसरी बार, और फिर 2007 में जब मुलायम सिंह यादव की गुंडागर्दी थी उनकी सरकार में, चारों तरफ पूरे प्रदेश के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने आपस में भाईचारा बनाया और उन्होंने नारा दे दिया कि चल गुंडों की छाती पर, क्या लगाया? चल गुंडों की छाती पर। तो 206 एमएलए 2007 में आप लोगों ने जिताने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के लिए बनाई। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। सम्मानित साथियों, मैंने पहले भी कहा, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं तो काशीराम साहब को नहीं छोड़ना चाहिए। जब काशीराम साहब को याद करते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तीनों एक ही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस हैं मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी। बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस काशीराम साहब और काशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी, इसलिए एक ही है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, जब बहन जी की सरकार बनी 4 बार, तो बहन जी चारों बार के शासन को जोड़ दें तो 7 साल 5 दिन बहन जी मुख्यमंत्री रही। जो सरकारें 70 साल में उतना काम नहीं कर पाई, उनसे ज्यादा बहन जी ने मात्र 7 साल में करने का काम किया है। आप कहेंगे कौन से काम किए?
सम्मानित साथियों, 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। अभी से मैं बोलता रहूंगा, सवेरे हो जाएगी, लेकिन बहन जी के पूरे काम नहीं बता पाऊंगा सम्मानित साथियों। और आप भी नहीं बैठ पाएंगे, आप भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 5 मिनट में बहन जी ने कौन कौन से काम किए, मुख्य काम बताना चाहूंगा सम्मानित साथियों। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब को क्या मिलता है? जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को वजीफा मिलता है। गरीब का बच्चा चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो। पहले केवल दलित के बच्चों को वजीफा मिलता था, दलित और आदिवासी के बच्चों को। लेकिन बहन जी ने अगड़ों के बच्चों को भी वजीफा दिया, पिछड़ों के बच्चों को भी वजीफा दिया। बहन जी ने मुस्लिम के बच्चों को भी वजीफा दिया, हर धर्म और जाति के लोगों को दिया। बहन जी ने कोई काम जाति के आधार पर नहीं किया, उन्होंने गरीबी के आधार पर योजनाएं बनाई। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब के बच्चे को वजीफा मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है हर गरीब विधवा बुजुर्ग महिला को पेंशन मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो मजदूरों की मजदूरी दुगनी होती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में नाली खरंजा बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सीसी रोड बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बारात घर बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सामुदायिक केंद्र बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बिजली लगती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में स्कूल खुलते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में अस्पताल बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी को महामाया आशीर्वाद योजना के तहत 18 साल की होने पर 1 लाख रुपए उसकी शादी के लिए बहन कुमारी मायावती जी देने का काम करती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो इंटर करने वाली बेटी के लिए माता सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत 25,000 रुपए और एक साइकिल देने का काम बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना चला करके गांव का विकास कराने का काम बहन जी की सरकार में, 4 बार की सरकार में 28,000 गांव इस उत्तर प्रदेश के अंबेडकर गांव में आए। सम्मानित साथियों, जो गांव अंबेडकर गांव में आए उन गांव में चमूही विकास बहन जी ने 18 बिंदुओं पर कराने का काम किया। जब बहन जी की सरकार बनती है तो जो बीएसपी का नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जोर से बोलना जरा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। प्रधान जी बैठे हुए हैं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जमीन सरकारी होती है नहीं होती है? माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में 7,76,000 लोगों के लिए 43 लाख बीघा जमीन पट्टे पर दे करके उसका मालिक बनाने का काम किया। और जिनके पट्टे 1970 में, 75 में, 80 में, 85 में हो गए थे, गरीबों के पास कागज तो था पट्टे का, लेकिन जमीन पे कब्जा दबंगों का था। जब बहन जी की सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने कह दिया, अभियान चला दिया और उन दबंगों के कब्जे से 35 लाख बीघा जमीन को निकाल करके उसका मालिक गरीबों को बनाने का काम किया। अगर दोनों जमीन जोड़ दें तो 78 लाख बीघा जमीन माननीय बहन जी ने गरीबों में देने का काम किया। सम्मानित साथियों, 1 इंच के पीछे भाई भाई से लड़ जाता है, भाई भाई की हत्या कर देता है 1-1 इंच के पीछे। लेकिन धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी, आपकी जब सरकार बनी तो आपने गरीबों को 78 लाख बीघा जमीन पट्टे पर देने का काम किया। सम्मानित साथी, इतना ही नहीं, जब बहन जी की सरकार बनती है तो 6 यूनिवर्सिटी बहन जी बनाने का काम करती हैं। किसी भी सरकार ने कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनाई। बीजेपी ने केवल 1 यूनिवर्सिटी बनाई है, कांग्रेस ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, समाजवादी पार्टी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1 यूनिवर्सिटी बनाई, जो आपके अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप के नाम से केवल 1 यूनिवर्सिटी बनाई, बाकी किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। धन्यवाद बहन जी, आपने 1 नहीं उत्तर प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आप कहेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ बनाया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में बनवाया, मानवर काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जनपद बांदा में बनवाया, महामाया पॉलिटेक्निक महिला विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनवाया, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी मानवर काशीराम साहब के नाम से लखनऊ में बनवाई, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन जी ने बनवाया। शकुंतला मिश्रा कौन है? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद राज्यसभा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनकी माँ का नाम, उनकी माँ के नाम से बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई। 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, सैकड़ों डिग्री कॉलेज बनाए, 9,500 प्राइमरी और जूनियर स्कूल बनवाए। माननीय योगी जी की सरकार को 9.5 साल हो गए हैं।
9.5 साल में कहीं एक कमरा नहीं बनवाया योगी जी ने, स्कूल में एक कमरा नहीं बनवाया। लेकिन हमारी नेता ने 9,500 प्राइमरी और जूनियर स्कूल इस उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपके आगरा से लेकर के नोएडा तक यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे की नींव रखने का काम बहन जी ने किया। लखनऊ और नोएडा में मेट्रो ट्रेन चलवाने का काम बहन जी ने किया। जब सम्मानित साथी इतना ही नहीं, गांव में रहने वाले किसानों के लिए फ्री बोरिंग, डॉक्टर अम्बेडकर फ्री बोरिंग योजना चलाने का काम किया। सरकारी ठेकेदारी में रिजर्वेशन देने का काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। 52 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिनमें 2 लाख पुलिस की भर्ती की, 1.5 लाख मास्टरों की भर्ती की, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, जिनमें 14,000 उर्दू टीचर की भर्ती की और 3,82,808 नौकरी एससी और ओबीसी के बच्चों का, जो सम्मानित साथियों संविधान लागू होने के बाद से लेकर के अब तक जो बैकलॉग का कोटा खाली पड़ा हुआ था, हर विभाग में भर्ती करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर बैकलॉग का कोटा पूरा हुआ, और वही माननीय बहन कुमारी मायावती जी। कितना भी बोलता रहूं, माननीय बहन जी ने 23 जिले बनाए, 8 कमिश्नरी बनाई, पार्क और स्मारक लखनऊ और नोएडा में बनाए। सम्मानित साथियों, लेकिन दूसरी सरकारें आई, उन्होंने जिलों के नाम बदल दिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए, मेडिकल कॉलेजों के नाम बदल दिए, उन्होंने सम्मानित साथियों बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हटा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बहन जी ने बनाई। श्याम बाबू हंस रहे मेरी बात पर। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, लेकिन दूसरी सरकार आई माननीय अखिलेश यादव जी की, उन्होंने उसका नाम बदल करके कर दिया लोहिया ग्राम विकास योजना। योजना वही थी, केवल नाम बदल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस इंसान ने अंबेडकर साहब का नाम हटाया हो, मिटाया हो, जिसने काशीराम साहब का नाम हटाया हो, सम्मानित साथियों, वो नेता बनेंगे क्या हमारे? सम्मानित साथियों, न वो बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले होते, आज नीला कपड़ा पहन करके रो रहे, आंसू बहा रहे कि मैं भी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हूँ। अरे बेरूपियों, अगर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी थे तो आपने बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो जिला बहन जी ने बनाया उसका नाम क्यों बदला? योजना जो बनाई उसका नाम क्यों बदला? यूनिवर्सिटी जो बनाई उसका नाम क्यों बदला? पार्क जो बनाया उसका नाम क्यों बदला? मानवर काशीराम साहब के नाम से बने हुए जिले का नाम क्यों बदला? सम्मानित साथी, बहुत सारी बातें हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सारी योजना चलाई, बहुत सारे काम किए, बताते रहे, बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी के नाली घर ना बना हो सकता है किसी को पट्टे पर जमीन ना मिली हो सकता है किसी का व्यक्तिगत कोई काम ना हुआ हो, लेकिन जब बहन जी की सरकार होती है तो एक काम हर व्यक्ति का होता है कि आपके मान सम्मान सुरक्षा की गारंटी बहन कुमारी मायावती जी लेने का काम करती हैं। कोई गुंडा और माफिया आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई गुंडा और माफिया आपकी बहन बेटी की तरह बुरी नजर से नहीं देख सकता है, कोई गुंडा और माफिया आपकी बारात चढ़ने से नहीं रोक सकता है, कोई गुंडा और माफिया आपका मूंछ रखने से नहीं रोक सकता है, कोई गुंडा और माफिया सम्मानित साथियों आपसे नहीं डरता है, कोई गुंडा माफिया आपसे नहीं डरता है और कोई गुंडा माफिया हमसे भी नहीं डरता है। लेकिन इस देश में अगर बड़े बड़े गुंडा और माफिया डरते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती के नाम से डरते हैं। अगर बहन जी की सरकार आ गई तो छोड़ने वाली नहीं। आपको याद है, सबसे पहले 1.5 लाख गुंडों को, 1,45,000 गुंडों को सीधे जेल में भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि बहन जी ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा आपकी सरकार चली जाएगी, ऐसा मत करिए, एक साथ 1.5 लाख गुंडों को जेल मत भेजिए। मानिए बहन जी ने क्या कहा, मीडिया के लोगों ने भी बहन जी से कहा, लेकिन बहन जी ने कह दिया मेरी सरकार रहे या जाए, मेरी सरकार बने या न बने, लेकिन जिन अपराधियों ने गरीबों पर अत्याचार किया है वो किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। सम्मानित साथी, ऐसा शासन बहन जी का रहा। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कानून का राज कानून के माध्यम से चलाने का काम किया है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे लोग समझाएंगे। मानवर काशीराम साहब ने कहा, मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा, बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मानवर काशीराम साहब से मीडिया के लोगों ने पूछा कि काशीराम जी
आपने ये नीला झंडा और हाथी निशान क्यों रखा है? तो मानवर काशीराम साहब ने जवाब दिया कि नीला झंडा हाथी निशान मैंने नहीं रखा, ये नीला झंडा हाथी निशान मैंने नहीं रखा। अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो अम्बेडकर के पास जाइए। मीडिया के लोगों ने कहा अम्बेडकर तो अब इस दुनिया में नहीं है, आप ही बता दीजिए। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा ये नीला झंडा हाथी निशान मैंने नहीं रखा, ये नीला झंडा हाथी निशान तो अम्बेडकर ने रखा था। मैंने तो मान लिया है, मैंने तो अपना लिया है। तो ये नीला झंडा हाथी निशान हमको किसने दिया है बताओ? जोर से बताओ किसने दिया नीला झंडा हाथी निशान? जोर से बताओ, आवाज आनी चाहिए। ये नीला झंडा हाथी निशान बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए। कौन दे करके गए? बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए। जो मानवर काशीराम जी ने कहा कि जो अम्बेडकर कर गए मैंने तो मान लिया है। मेरी आप लोगों से अपील है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कर गए वो काशीराम साहब ने मान लिया, जो काशीराम साहब कर गए वो बहन मायावती जी ने मान लिया, और जो बहन जी कर रही हैं वो हम और आपको भी मान लेना। दूसरी बात कहना चाहूंगा, मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे। ए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे। कोई आपकी जाति का होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई आपसे जय भीम बोलेगा, कोई अंबेडकर का नाम लेगा, कोई काशीराम का भी नाम लेगा, कोई नीली साड़ी पहन करके आएगा, तो कोई नीले कपड़े पहन करके आएगा, तो कोई नीला झंडा लेकर के आएगा। लेकिन आपको सावधान रहना है, अगर उस नीले झंडे पर हाथी निशान है तो अपना है, अगर नीले झंडे पर हाथी निशान नहीं तो अपना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, काशीराम साहब कहेगा। इसलिए मानवर काशीराम साहब ने कहा कि जिस झंडे पर हाथी है वही हमारा साथी है। जोर से बोल दो ना, जिस झंडे पर हाथी है वही हमारा साथी है। ये काशीराम साहब का नारा है। और लोग कहते हैं कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली। फिर कहा कि मैं काशीराम जी का चेला हूं, और निकला आसाराम का चेला। आसाराम कहाँ है आजकल? आसाराम ने भी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, मालूम होता, इसलिए सरकार ने जेल में डाल दिया। जो बहन बेटी की इज्जत लूटता हो, अपना परिवार है, अपनी बीवी और बच्चे हैं, फिर भी दूसरी बेटी का जीवन बर्बाद करने वाला व्यक्ति, ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति कोई नेता नहीं बन सकता है। सम्मानित साथियों, आज नहीं तो कल बीजेपी जब तक उसको यूज कर रही है तब तक बख्शा जा रहा है, फोर्स भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है, गाड़ी भी दी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में जेल में आसाराम की तरह डाल दिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। सम्मानित साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट मानवर काशीराम साहब लेके चले, और काशीराम साहब की उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि हम सब लोगों को आने वाले समय में 2027 में बाबा साहब अम्बेडकर की निशानी नीला झंडा और हाथी निशान, इसकी ताकत को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग आएंगे, भाजपा के लोग कहेंगे, आरएसएस के लोग कहेंगे 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे। कोई कहेगा कि 400 पार नहीं होने चाहिए, ये संविधान बदल देंगे, हम संविधान बचाएंगे। ऐसे भी ठेकेदार आपके बीच में आएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ना तो संविधान बदल सकते हैं, ना वो बचा सकते हैं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारे बाप और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था करके गए कि कोई संविधान को बदल नहीं सकता है। सम्मानित साथियों, अगर संविधान को बचाया जा सकता है, अगर आप संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो बाबा साहब संविधान भी दे करके गए, और बाबा साहब नीला झंडा हाथी निशान भी दे करके गए। ए बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, अगर उनका खून आपकी रगों में है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए हुए हाथी पर चढ़ करके संसद में घुस जाओ, कोई माई का लाल आपके संविधान से हाथ नहीं लगाए, हाथी की सवारी करो आप। सम्मानित साथियों, इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि हम लोगों को सम्मानित साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के निशान नीला झंडा हाथी निशान की रक्षा सुरक्षा करने का काम करना है, इसकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। ये जितनी भी बात मैंने कही है
कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हैं। ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़ी हैं। इसलिए मैं ये सारी बातें मैंने कही हैं। मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं कही। और मैं आपको सम्मानित साथियों कह करके जा रहा हूं आज इस मंच से, सम्मानित साथियों, अगली 14 अप्रैल जब हम मनाएंगे इस रचना में, जब अगली 14 अप्रैल मनाएंगे तो बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। सरकार आपकी होगी। 27 में आपकी सरकार आ रही है। सम्मानित साथियों, भाजपा के लोगों ने झूठ बोल के सरकार बना ली, झूठ बोल के। तो आप सच बोल के सरकार नहीं बना सकते हो। सच क्या है? सच ये है कि 27 में सरकार आपकी बन रही है। ये सच है। आज ब्राह्मण समाज के लोग भी, आज क्षत्रिय समाज के लोग भी, आज वैश्य समाज के लोग भी, आज मुस्लिम समाज के लोग भी, आज सिख ईसाई धर्म समाज के लोग भी, आज पिछड़े समाज के लोग भी, आज दलित और आदिवासी समाज के लोग भी, जो हमसे छिटक गए थे, जो हमसे दूर चले गए थे, जो हमसे किसी तरह से अलग चले गए थे, आज सर्व समाज के लोगों ने फिर से तय कर लिया है कि इस बार 27 में बहन जी को लाना है। सम्मानित साथियों, सर्व समाज के लोगों ने तय कर लिया है। हमसे ज्यादा पहल आपके विकास कर रहे थे, अभी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ब्राह्मण समाज के बेटे हैं। यही नहीं, ये तो आपने जिला पंचायत बना दिया इसलिए कह रहे हैं सम्मानित साथियों, लेकिन हर जगह पूरे प्रदेश और देश में ब्राह्मण समाज का व्यक्ति चिल्ला रहा है कि नहीं, भाजपा ने अपमान किया हमारा, अब हम तो बहन जी को लाएंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए सबकी चूलें हिल गई हैं और आपकी सरकार आ रही है। सरकार बनने की खुशी में आप मेरे साथ नारे लगा दीजिए। सम्मानित साथियों, कौन से नारे लगाएंगे आप? जब तक मैं बोलता रहूंगा, जब तक बोलते रहेंगे आप। ये नारे हर जगह लगने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, बहन जी मैदान में, संविधान के सम्मान में, बहन जी मैदान में, संविधान के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो गरीब की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो गरीब की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। रोजी रोटी जो दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी जो दे न सके, वो सरकार बदकमी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। अभी दिल्ली अंगड़ाई है, अभी दिल्ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया।